हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मैं राहुल सर आपके समक्ष में आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दरअसल आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य की दृष्टि से और उद्यान की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत में अपना अहम योगदान रखता है। लगभग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों का कुछ प्रतिशत जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की भी संख्या जो है भारत में अपना जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस दृष्टि से मैं जो है आपके समक्ष में मध्य प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय उद्यान ले आया हूँ, जो कि आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और यहाँ सवाल पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो ये आपको मध्य प्रदेश का चूँकि यह मैप दिख रहा है और मध्य प्रदेश में हम जैसे कि देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है अभ्यारण्यों की संख्या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब विभक्त हुआ था तब मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या कुल 9 थी और उसके बाद में 2 अभ्यारण्य और बनाए गए। तो इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की कुल वर्तमान संख्या 11 है, जिसमें से आपको ये जो पूरे जो क्षेत्र दिखते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो कान्हा किसली जो कि मंडला और बालाघाट क्षेत्र में आता है, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में, सतपुड़ा होशंगाबाद में, ओंकारेश्वर खंडवा में, डायनासोर जीवाश्म उद्यान है, दाहर में, वन विहार भोपाल में और शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर के क्षेत्र में आता है, सीधी संजय गांधी डुबरी वाला और बांधवगढ़ उमरिया कटनी और डिंडोरी जीवाश्म फासिल उद्यान। तो इस प्रकार से कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में जो है 11 है। और चूंकि हम यहाँ पर एक एक राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत और गहन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे भी जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है एग्जामों में पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है ना। जैसे कि सवाल आते हैं कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। एक सवाल आया था MPPSC में कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है। तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा कि गैनी मैनफोर्ड है। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के प्रमुख जनक जो है गैनी मैनफोर्ड है। विश्व में अगर एग्जाम में पूछता है कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन है तो गैनी मैनफोर्ड है। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जनक है वो है कैलाश सांख्याल। नाम सुना है, कैलाश सांख्याल जो है कैलाश सांख्याल जो है आपके भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक है, ठीक है ना। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्ष 2018-19 की जो है अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, टाइगरों पर जो है जनगणना हुई थी। तो टाइगरों की जो गणना होने के उपरांत में आपको पता है कि भारत में सबसे पहले जो है कर्नाटक अपना अहम स्थान रखता था, ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट में। तो यानी बाघों में सर्वाधिक संख्या कर्नाटक, पर वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश जो है अव्वल स्थान पर अब जो है टाइगर स्टेट कहलाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 506 बाघों की कुल संख्या है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट है और वर्तमान में याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यानों की। तो हम सबसे पहली चीज़ है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर चलेंगे। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि मंडला और बालाघाट के क्षेत्र में आता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है क्या, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग में क्षेत्र में फैला हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें तो कान्हा किसली जो है 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, तो कान्हा किसली एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में इसका भौगोलिक क्षेत्र देखा जाता है। और कान्हा राष्ट्रीय क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली को यदि बात करें कि कान्हा किसली को 1933 में इसको जो है अभ्यारण्य का दर्जा मिला था, ठीक है ना। 1933 में कान्हा नेशनल पार्क को जो है अभ्यारण्य के नाम से इसको संबोधित किया जाता था, अभ्यारण्य। और 1955 में इससे जो है उद्यान यानी राष्ट्रीय उद्यान 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको दर्जा मिला 1955 में। 1933 में कान्हा नेशनल पार्क को अभ्यारण्य और
1953 में उद्यान की दृष्टि से जाना जाता है और 1974 में जो है इसी कान्हा नेशनल पार्क को 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसको शामिल किया गया। यानी मध्य प्रदेश का एकमात्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 940 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और कान्हा किसली नेशनल पार्क को जो है 1933 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 1953 में इसे उद्यान का दर्जा दिया गया और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछता है कि कान्हा नेशनल पार्क को जो है अभ्यारण्य कब शामिल किया गया, तो 1933 में, मुझे उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1953। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में तो सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, तो 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया, इतना याद रखना है। अब उसमें महत्वपूर्ण एक चीज़ और भी एग्जाम में आती है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क में ब्रेडरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा पाया जाता है। तो ये भी सवाल याद रखना है कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ये भी आपको डियर स्टूडेंट याद रखना है कि ब्रेडरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा जो है आपके कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान ये जो ब्रेडरी प्रजाति का है, तो इसे मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1981 को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया। यानी कि ब्रेडरी प्रजाति का एकमात्र बारहसिंगा को एमपी सरकार ने 1981 में इसे राजकीय पशु के रूप में घोषित किया। यानी राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है, जिसे मध्य प्रदेश शासन ने 1981 में प्रतीक चिन्ह के साथ साथ जो है महत्वपूर्ण इसमें शामिल किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इतना ही चीज़ याद रखना है। उसके बाद में ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पर दो क्षेत्र आते हैं, एक तो आपका मंडला और एक बालाघाट। तो इससे भी अधिकांशतः सवाल बनते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट और मंडला जो जिला जो आपको दिख रहा है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें हालो घाटी और बंजर घाटी के कुछ क्षेत्र पड़ते हैं। तो हालो घाटी और बंजर घाटी चूँकि ये है क्या, तो हालो घाटी और बंजर घाटी में क्या होता है कि ये अपनी सुंदरता और रमणीयता के लिए जाना जाता है। यानी कि हालो घाटी और बंजर घाटी एक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब है कि पिकनिक हॉट स्पॉट है, जो कि अपनी रमणीयता की वजह से या सुंदरता की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा नेशनल, जहाँ पर बेटा हवाई पट्टी है। यानी हवाई पट्टी किस नेशनल पार्क में है? तो एकमात्र याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क में हवाई पट्टी भी उपलब्ध है, यानी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इतनी चीज़ें आपको कान्हा नेशनल पार्क के बारे में याद रखनी है। ठीक है ना, कि एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है कि आपको कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। हालो घाटी वाला क्षेत्र जो है, हालो घाटी कहाँ पर आता है? तो याद रखना है कि हालो घाटी जो है बालाघाट में आता है और बंजर घाटी जो है आपका मंडला में आता है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है अभ्यारण्य उद्यान की दृष्टि से कान्हा नेशनल पार्क। ठीक, उसके बाद में हम दूसरा नेशनल पार्क की यदि बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको याद दिख रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बेटा मध्य प्रदेश में 32 पहाड़ी से घिरा है। कितनी पहाड़ी से? मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उमरिया कटनी क्षेत्र के अंतर्गत में शामिल है और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी आसपास से जो है 32 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है और इसका अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आता है और कुछ भाग जो है कटनी जिले में आता है। यानी अधिकांश भाग आपको देखने को मिलेगा उमरिया में और कुछ भाग जो है आंशिक भाग बोलना चाहिए कि वो कटनी में आता है। और इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 437 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितने स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये याद रखना है कि 437 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 1938 में भी इसे जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1938 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। अभ्यारण्य में 1933 में शामिल किया गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को और 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था।
1968 में इसे जो है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। किसको? बांधवगढ़ को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान 1968 में राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि 1993 में जो है 1993 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में, तो ये भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत में आता है बांधवगढ़, जो कि 1993 में शामिल किया गया था। इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों की सघनता देखने को मिलती है, यानी बाघों की सघनता वाला जो एरिया है वो बांधवगढ़ है। यहाँ पर प्रत्येक बोलना चाहिए कि 8 किलोमीटर के दायरे पर, यानी प्रत्येक 8 किलोमीटर के दायरे पर यहाँ पर आपको 3 बाघों की संख्या मिलेगी, यानी कि 8 किलोमीटर के दायरे पर आपको जो है 3 बाघों की संख्या देखने को इस क्षेत्र में मिलेगी। और बेटा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो अधिकांश जो जाना जाता है तो अपनी सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर सफ़ेद शेरों की इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के पहले यानी कि आज़ादी के पूर्व में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बघेलखंड वंश के राजाओं ने या शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। और माना जाता है कि बघेलखंड वंश के शासकों ने यहाँ पर क्या किया था कि आखेटक का मतलब होता है कि शिकार करना, तो शिकारी संबंधी जो क्षेत्र है इसको यहाँ पर अपना बनाया था, ठीक है ना। और इसी राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है तो राजस्थान का रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि आपका जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वह सफ़ेद शेरों के लिए अधिकांशतः जाना जाता है और जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आगामी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है ना। और यह बाघों की दृष्टि से काफ़ी सघन घनत्व वाला क्षेत्र है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और इस राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों के लिए भी विकसित किया जा रहा है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भी याद रखना है कि हवाई पट्टी शामिल की गई है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के साथ में। और यहाँ पर आपको वन्य जीवों के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको जो है बारहसिंगा देखने को मिलेंगे। आपको बारहसिंगा के साथ साथ यहाँ पर गौर, बाघ, ये आपको जो है नीलगाय वगैरह यहाँ पर पशु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। तो ये एक चीज़ याद रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी अपने रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बाद में हम आगे चलते हैं। तो आपको नेक्स्ट दिख रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी वाला इलाके में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप संबंधित जानते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान क्यों जाना जाता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान चूँकि यह शिवपुरी जिले में स्थित है और यह माधव राष्ट्रीय उद्यान भी जो है 337 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी ये मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है 337 वर्ग किलोमीटर के। और माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो प्रदान किया गया था, तो इससे बेटा 1958 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ से ही माधव राष्ट्रीय उद्यान से याद रखना कि NH बोलना चाहिए कि NH यहाँ से जो है 3 होकर जाता है। NH3 का मतलब होता है कि आगरा से मुंबई। तो आगरा से मुंबई, आगरा टू मुंबई वाला जो आपका नेशनल हाईवे क्रमांक NH3 है वो शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर गुजरता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में भी जो है वनों की सघनता पाई जाती है। चूँकि इस उद्यान से सर्वाधिक बार सवाल आता है कि जॉर्ज कैसल का भवन कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है जॉर्ज कैसल का भवन है। जॉर्ज कैसल का भवन कहाँ स्थित है, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो जॉर्ज कैसल का जो भवन है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। और यहाँ पर माधवराव सिंधिया प्रथम ने यहाँ पर जो है अपने शासनकाल में कुछ क्षण यहाँ पर बिताए थे, ऐसा माना जाता है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो है विजयराजे सिंधिया, जो कि माधवराव सिंधिया के प्रमुख जो है उनके पूर्वज थे, तो उनकी यहाँ पर समाधि स्थल भी है माधव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में माधव राष्ट्रीय उद्यान से अगर और भी सवाल अगर पूछा जाता है तो याद रखना कि जंगली सूअर के लिए यह बहुत प्रख्यात है और यहाँ पर पक्की सड़कें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित यह महत्वपूर्ण सवाल है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद में आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है कि पन्ना छतरपुर के क्षेत्र में आता है।
ठीक है ना। इसका कुछ आंशिक भाग जो है छतरपुर में आता है और अधिकांश भाग जो है पन्ना जिले में आता है। अब हम बात करते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल में कितना फैला हुआ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो 543 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार देखने को मिलता है। और 1981 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। उद्यान का दर्जा 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और 1995 में यानी 1994 और 1995 में इसे जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यानी टाइगर प्रोजेक्ट में भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इतना याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से। और टाइगर प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पन्ना में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ रेप्टाइल पार्क है। तो रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है पूछा जाता है। तो रेप्टाइल का मतलब होता है कि यहाँ पर रेंगने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है रेंगने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है रेंगने वाले जीवों का संरक्षण किया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पर खजुराहो विमान सेवा है। खजुराहो यहाँ पर जो है विमान सेवा है, यानी हवाई पट्टी वगैरह भी यहाँ पर है। और इसी क्षेत्र में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भी है जो कि 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, इतनी चीज़ें स्पष्ट रहेगी माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण सवाल अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि रेप्टाइल पार्क जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपने देख लिए। ठीक है ना, तो ये पन्ना रेप्टाइल पार्क के लिए अधिकांश क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे अगर चर्चा करें तो पन्ना जो क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान वाला जो पन्ना क्षेत्र पड़ता है, तो पन्ना से भी अधिकांश जो है एग्जामों में सवाल किए जाते हैं। कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण एग्जाम में अगर सवाल आता है कि रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ रेप्टाइल पार्क स्थित है। उसके बाद हम आगे चर्चा करें तो आगे चर्चा करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है, जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि छिंदवाड़ा और सिवनी में आता है। तो ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को एक और इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जिला छिंदवाड़ा और सिवनी के बॉर्डर में पड़ता है। तो अधिकांश भाग इसका जो है सिवनी डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ जो अल्प क्षेत्र जो है आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें स्पष्ट। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो ये 293 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 293 वर्ग किलोमीटर कुल इसका क्षेत्रफल है। किसका? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का 293 वर्ग किलोमीटर कुल इसका क्षेत्र है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। तो इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट याद रखनी है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उसके बाद में याद रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया और 1992 में जो है इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ठीक है ना, और यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र की राज्य को भी छूता है। और बेटा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक को लुभाने यानी पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर यह बहुत ही संपन्न माना जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है मोगली नाम सुने हैं आपने, तो मोगली जो है यहाँ मोगली लैंड है। मोगली लैंड का मतलब होता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है मोगली एक प्रकार से जो मोगली लैंड उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि पर्यटक को लुभाने के लिए। तो यह सन 2004 से जो है यहाँ मोगली लैंड जो मनाना प्रारंभ किया गया। यानी मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि सन 2004 से इसे प्रारंभ किया गया पर्यटकों को लुभाने के लिए। उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो याद रखना कि कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलेगी कृष्ण मृग। ठीक है ना, आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे नेक्स्ट हम करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहीं दिख रहा होगा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है। ठीक है ना, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है होशंगाबाद वाला जो इलाका है,
तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसका कुल क्षेत्रफल जो है 525 वर्ग किलोमीटर पर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का कुल वर्ग क्षेत्रफल देखें तो 525 वर्ग किलोमीटर में है और यह बायोस्फीयर का एक क्षेत्र है जो कि यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसे जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 1981 में भी जो है इसे 1981 में इसे उद्यान का दर्जा मिला था और 1999 में जो है होशंगाबाद वाले जो सतपुड़ा है 1999 से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस उद्यान में भी जो है कृष्ण मृग पाए जाते हैं, ठीक है ना। कृष्ण मृग जो है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो याद रखना है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जो कि यहाँ पर भी कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। और उसके आगे में हम आगे बात करते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है कि डिंडोरी का क्षेत्र में सबसे छोटा इलाका पड़ता है। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये दिख रहा है आपको, जिसको फासिल के नाम से भी जानते हैं। फासिल, ठीक है, सबसे छोटा स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसको जीवाश्म। इसका क्षेत्रफल देखें तो जीवाश्म की दृष्टि से ये 0.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। कहाँ पर है? डिंडोरी में है और इसे 1983 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, ठीक है ना। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है जीवाश्म, ठीक है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं वन विहार भोपाल में है, चूँकि आपको दिख रहा है कि वन विहार कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में है। यह झीलों के लिए जाना जाता है, भोपाल झीलों का शहर है, रमणीय क्षेत्र है, जो कि यह 4 सबसे छोटा 4.45 वर्ग किलोमीटर में जो है यह फैला हुआ है भोपाल वन विहार। और यह सबसे मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बाद में वन विहार। तो इसे भी जो है 1989 में जो है 1989 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का घोषित किया गया था। और यहाँ पर जो है जीवों को गोद लेने की प्रथा इस उद्यान में की जाती है, भोपाल वाले में, ठीक है ना। जीवों को गोद लेने की यहाँ पर एकमात्र प्रथा है, ठीक है ना। और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो तितलियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि तितली का संरक्षण भी जो है आपका तितली का संरक्षण करने वाला राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ही है, जहाँ पर तितलियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और गिद्धों की गणना भी यहाँ पर सर्वाधिक की गई थी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही। हम आगे चलते हैं कि हम बात कर रहे थे वन विहार की। तो वन विहार आपका भोपाल वाला जो है कि सबसे छोटा है। और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं डायनासोर धार वाले की, ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार। तो मध्य प्रदेश में जो धार है डायनासोर जिस जीवाश्म उद्योग के नाम से जाना जाता है, जीवाश्मों के लिए डायनासोर, ठीक है ना। उसके आगे में हम जो है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको खंडवा में दिख रहा है, खंडवा में ओंकारेश्वर, खंडवा में इसकी स्थापना जो है ओंकारेश्वर खंडवा वाले की जो है सन 2004 में की गई थी। ओंकारेश्वर खंडवा राष्ट्रीय उद्यान की जो है 2004 में इसको मध्य प्रदेश खंडवा जिले में शामिल किया गया। और ये भारत सरकार द्वारा इसका जो है कुल क्षेत्रफल 651 क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण यहाँ सवाल आता है कि रामसर समझौता जो है आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसे रामसर समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। 25 हेक्टेयर की यहाँ पर भूमि जो है आर्द्र भूमि के रूप में जानी जाती है, जो कि 3201 हेक्टेयर भोपाल में पड़ती है। और यहाँ पर अफ्रीकी सीह, अफ्रीकन जो सीह है, अफ्रीका से जो सीहों को लाने की यहाँ पर जो है कार्य चल रहा है, ठीक है ना। तो बांस उत्पादन की दृष्टि से यह जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में डायनासोर तो आपको पता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के हैं, जिसे आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है ना। ओंकारेश्वर डायनासोर जीवाश्म उद्यान है, ठीक है ना। ओंकारेश्वर जो कि खंडवा में स्थित है, 2004 में इसका निर्माण किया गया था। 293 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है ओंकारेश्वर का, ठीक है। उसके बाद में अगर इतनी चीज़ आपको याद होगी कि राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में, तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से सवाल पूछे जाने की 100% संभावना रहती है, ठीक है। ऑल डियर स्टूडेंट, आपने नोट भी कर लिया होगा, मुझे आशा है। अब उसके आगे में हम अभ्यारण्य पर चर्चा करते हैं, चूँकि मैं इसको हटा रहा हूँ।
मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। मध्य प्रदेश में कुल वर्तमान में अभ्यारण्यों की संख्या आपको पता है कि कितनी है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्यों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है आपको पता होनी चाहिए। तो अभी 25 अभ्यारण्य हैं, प्रस्तावित में कुछ अभ्यारण्य चल रहे हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में अगर सबसे पहले पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में, तो अभ्यारण्य हम पढ़ रहे हैं। अभ्यारण्य में देखिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरा देवी पड़ता है। नौरा देवी जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नौरा देवी, और यह सागर जिले में आता है। इसके अंतर्गत सागर और दमोह भी इसमें जो है, सागर के साथ में यहाँ पर दमोह और नरसिंहपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अगर आपको बोले, ये सबसे बड़ा में आता है। सबसे बड़ा अगर अभ्यारण्य अगर आपको कभी पूछे तो नहरा देवी है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, आपको पता है कि राला मंडल है। तो राला मंडल आपका जो कि इंदौर में आता है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जो कि 2.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है स्क्वायर क्षेत्र में, राला मंडल इंदौर वाला। मध्य प्रदेश का अगर दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर कभी बात करें तो सैलाना अभ्यारण्य है, जबकि दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है सैलाना। सैलाना अभ्यारण्य आपका कहाँ पर आता है, तो याद रखना है कि रतलाम में आता है, और जो कि 12.68 वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है सैलाना, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी सोन चिड़िया या शाह बुलबुल या फ्लाइट डेजर को कहाँ संरक्षण किया जाता है, तो ठीक है ना, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी सोन चिड़िया या शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लेचर को संरक्षण देने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में, या मैं नोट कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश में सोन चिड़ैया और शाह बुलबुल जिसको बोलते हैं शाह बुलबुल या पैराडाई फ्लाई केचर को कहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, तो याद रखना कि घाटी ग्राम अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य, यहाँ से जो है करेरा अभ्यारण्य और घाटी ग्राम अभ्यारण्य आपको पता है कि कहाँ पर आता है। घाटी ग्राम तो ग्वालियर में आता है, ठीक है ना, ग्वालियर में, और ये शिवपुरी में आता है करेरा, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में आता है, घाटी ग्राम अभ्यारण्य ग्वालियर में आता है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की सोन चिड़िया, शाह बुलबुल, फ्लाई केचर जो कि आपका राजकीय पक्षी है, इनको संरक्षण करने की बात की गई है। खरमोर पक्षी का संरक्षण करने के लिए एग्जाम में आता है कि खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि सैलाना रतलाम में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है, और सरदारपुर धार और सैलाना, यहाँ पर जो है खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। कुल अभ्यारण्यों की संख्या मध्य प्रदेश में, कुल अभ्यारण्यों की संख्या अगर आपको पूछें तो कुल 28 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से 25 मुख्य अभ्यारण्य और 3 प्रस्तावित में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में आपको ये जो सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद घड़ियाल को संरक्षण करने के लिए, हमने खरमोर पक्षी की बात की है, उसके बाद भी हम बात करते हैं कि घड़ियाल को संरक्षण देने के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, तो घड़ियालों का संरक्षण, घड़ियाल का संरक्षण के लिए याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य हैं, तो घड़ियाल का संरक्षण के लिए 3 अभ्यारण्य हैं। एक तो सोन अभ्यारण्य है, चंबल है और केन है। तो सोन, चंबल और केन अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य, ठीक है ना। सोन अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश के घड़ियालों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि सोन अभ्यारण्य सीधी और शहडोल के क्षेत्र में आता है। सीधी शहडोल में सोन पड़ता है,
ठीक है ना, जहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और ये जो आपका चंबल है, आपको याद रखना है कि मुरैना वाला जिले में आता है, और केन अभ्यारण्य छतरपुर में आता है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में घड़ियालों का संरक्षण किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में किया जाता है? तो याद रखना है कि घड़ियाल का संरक्षण करने के लिए आपका जो है घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो सोन अभ्यारण्य में, जो कि सीधी और शहडोल में है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, और केन अभ्यारण्य छतरपुर में, जहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। तो ये याद आपको महत्वपूर्ण रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि रातापानी अभ्यारण्य, जो कि सीहोर रायसेन में पड़ता है। रातापानी अभ्यारण्य, तो रातापानी अभ्यारण्य जो कि सीहोर और रायसेन में पड़ता है, रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है ना, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। और कूनो पालनपुर अभ्यारण्य, आपको पता है कि कूनो पालनपुर ये भी अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है। कूनो पालनपुर में, जो कि श्योपुर में पड़ता है, श्योपुर, जहाँ पर एशियाई सीहों का संरक्षण किया जाता है। एशियाई सीहों का संरक्षण करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है? तो कूनो अभ्यारण्य, जहाँ पर बब्बर, शेर, बुलोय या एशियाई सीहों का क्या किया जाता है, यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जो कि हम अभी आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट अभ्यारण्य पे। उसके बाद में नेक्स्ट अभ्यारण्य है पनतपा अभ्यारण्य। तो पनतपा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पनतपा अभ्यारण्य आपको याद रखना है उमरिया में पनतपा पड़ता है। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये दमोह में है, गंगऊ अभ्यारण्य। संजय डुबरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखना है कि संजय डुबरी जो है सीधी में आता है। केन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केन अभ्यारण्य आपको रखना है मंडला में आता है। ठीक है ना। मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मयूर अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो है मयूर अभ्यारण्य आता है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। तो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य मयूर अभ्यारण्य। ठीक है ना, जहाँ पर जो है आपके झाबुआ जिले में है मयूर, याद रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मयूर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के झाबुआ में है। ठीक है ना। उसके बाद में मानधाता अभ्यारण्य है। मानधाता अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए कि ये ओंकारेश्वर खंडवा में पड़ता है। ओंकारेश्वर खंडवा में मानधाता अभ्यारण्य। फिर उसके बाद में बोरी अभ्यारण्य है। बोरी अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए कि होशंगाबाद में है। बोरी होशंगाबाद में। और उसके बाद में बगदरा अभ्यारण्य आपका कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना कि बगदरा सीधी में पड़ता है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी में पड़ता है। ठीक है ना। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य आपको याद रखना है, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये एमपी की हम अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, तो ये मंदसौर में है। और केओनी अभ्यारण्य कहाँ पर है? केओनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का केओनी अभ्यारण्य है सीहोर और देवास में। सीहोर देवास के कुछ क्षेत्र में पड़ता है केओनी अभ्यारण्य। ठीक है ना। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य या राजगढ़ में पड़ता है, राजगढ़ भोपाल। ठीक है ना। पचमणी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पचमणी आपको पता है कि होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है पचमणी होशंगाबाद में है पचमणी अभ्यारण्य। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद में पेंच अभ्यारण्य, मैंने बताया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेंच अभ्यारण्य भी है, सिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में इसके बाद में महत्वपूर्ण और भी अभ्यारण्य है।
नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद में ओरछा अभ्यारण्य पड़ता है, ओरछा अभ्यारण्य जो कि टीकमगढ़ में है, टीकमगढ़ में है ओरछा अभ्यारण्य। उसके बाद में सिंगोरी अभ्यारण्य पड़ता है, सिंगोरी, सिंगोरी अभ्यारण्य यह रायसेन में है, ठीक है ना। दुर्गावती अभ्यारण्य पड़ता है, दुर्गावती अभ्यारण्य आपका जबलपुर में है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य, जहाँ पर गायों का जो है संरक्षण किया जाता है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है आपका आगरमालवा में है, आगरमालवा की सुरनेर तहसील में, ठीक है ना। सुरमानिया अभ्यारण्य, सुरमानिया अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी खंडवा में है। और काली भित्त कहाँ पर है, तो ये आपका बैतूल में है। ये दोनों अभ्यारण्य जो हैं सुरनामेरी और काली भित्त ये दोनों प्रस्तावित में हैं, ठीक है ना। ये दोनों अभ्यारण्य प्रस्तावित में हैं, याद रखना है आपको। अब मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्य की संख्या जो है आपको याद रखना है कि कुल 25 है, 3 प्रस्तावित में है, ठीक है ना। एक सुरमेरी खंडवा वाला, काली भित्त बैतूल में, और कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है जहाँ से अधिकांश बार सवाल पूछने को मिलता है, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। मानदाता भी जो है कट्ठीवाड़ा मयूर ये अलीराजपुर में जो कि प्रस्तावित है, ठीक है ना। ओंकारेश्वर पन्ना और डायनासोर ये भी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रस्तावित में थे, हालांकि मैंने उससे शामिल कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपको आता है कि आपदा प्रबंधन की स्थापना 1987 में की गई थी, पर्यावरण नियोजन। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपके यहाँ पर समाप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने आशा है कि सभी जो अभ्यारण्य जो है उसे नोट कर लिया होगा, क्योंकि एक दिवसीय एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक। गुड डे।